हेलो गाइस, दिस इज मिनाज। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल मैथ जीएस टॉपर्स। आज हम बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि कुल वैकेंसी है 19,838 पदों पर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा ये वैकेंसी दिया गया है, जो कि केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती के लिए है। ये विज्ञापन संख्या 1/2025 है। अब बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। तो इसके बारे में देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 18 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी और इसका अंतिम तिथि है 18 अप्रैल 2025। चलिए इसके बाद जो है इसमें दिया गया है, केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पदों पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 23 नियुक्ति 1/60/2025 ये सब दिया गया है, जिसमें से कुल रिक्ति जो है सीटों की संख्या बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों वर्तमान लेवल सिपाही के रिक्त पदों वेतमान लेवल 3 21,700 से 69,100 टोटल संख्या हमें रिक्ति की संख्या 19,838, जिसका वेतन रहेगा 21,700 से स्टार्ट होकर के 59,100 तक जाएगा। जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है। चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पदों की संख्या 7,000 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पदों की संख्या 7,935 दिया गया है। 7,935। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 2777। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है 2777। उसके बाद EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कुल पदों की संख्या है 1983, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 694। उसके बाद है अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या इतना है, इसी में महिलाएं 1,111 है, और ST के लिए शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए 199, जिसमें महिलाएं 70 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए EBC के लिए 3571 है, जिसमें महिलाएं 1250 है। EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3571 है, महिलाएं 1250 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग BC के लिए, जिसमें कि 53 ट्रांसजेंडर है, और उसके बाद इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 2381 है, इसमें महिलाएं जो है 815 है। उसके बाद BCW पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए 595। कुल जो है 19,838 सीटें है, जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 6,717 है। उसके बाद ये जो है हमारा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण, तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए क्षैतिज आरक्षण 397 सीटों पर है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं।
लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकारी से प्राप्त नई अधिसूचनाओं को शामिल किया जा सकता है अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इसके बाद है सिपाही के पदों पर आवेदन हेतु पात्रता। इसके लिए हमें क्या पात्रता होनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहला है गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर रखा गया है और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर और 81 जो है सीना न्यूनतम बिना फुलाए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। उसके बाद सभी वर्गों की महिलाएं, यानी कि महिलाएं जो रिजर्व, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद ये लागू नहीं है, ये भी लागू नहीं है, ये कितना भी हो चलेगा। फुलौने के बाद सीना की मापी गई, आगे है फुलौने के बाद सीना की मापी गई में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना आवश्यक है। सभी वर्गों की महिलाएं अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो है उसका वजन 48 किलोग्राम होना जरूरी है। उसके बाद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। मतलब जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है उसके लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के लिए समान होंगे। चलिए, इसके बाद है शैक्षणिक अर्हता। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसके बारे में शैक्षणिक अर्हता में दिया गया है। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट अर्थात 10+2 पास होना चाहिए या बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट 10+2 या अर्थात इंटरमीडिएट पास है वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए योग्य हैं, या जिन्होंने बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र हासिल किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र होना जरूरी है या इसके समकक्ष। उसके बाद है इसके लिए उम्र क्राइटेरिया, उम्र सीमा क्या है। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र मैट्रिक में जो उम्र दिया गया है उसी के आधार पर सभी का जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। उसके बाद है गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग
वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का शिथिलीकरण यानी 2 वर्षों का छूट दिया जाएगा। तो इसीलिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 18 अधिकतम 27 वर्ष दिया गया है। चलिए इसके बाद है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा महिलाओं के लिए 3 वर्ष का आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष का शिथिलीकरण यानी छूट यानी न्यूनतम 18 अधिकतम 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण यानी छूट अधिकतम 18 अधिकतम 30 वर्ष दिया गया है। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए ये उम्र सीमा था। अब जो है आरक्षण का लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर तय होगा। आरक्षण का लाभ जो है राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही तय होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद मात्र महिला संबंधी क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ आरक्षण कोटि के अंतर्गत तय होगा। इन्हें किसी अन्य आरक्षण का लाभ नहीं तय होगा। तो इस तरह से ये हमें आरक्षण के बारे में दिया गया है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी को 2% आरक्षण तय होगा। उसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी का परिचय पत्र मान्य नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्रांक 42 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में 35% पद जो है प्रत्येक आरक्षण कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। योग्य महिला अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा यदि योग्य महिला अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्तियों को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% के अतिरिक्त यथा स्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी। यानी कि 35% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। अगर योग्य महिला अभ्यर्थी के पर्याप्त संख्या यदि वो नहीं रहेंगे
तो उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। चलिए, इसके बाद है अब यहाँ पे देखते हैं पिछड़ा वर्ग बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी, ईबीसी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर रहित एनसीएल सर्टिफिकेट, जो कि बिहार सरकार के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनके अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र मान्य होगा। विगत 1 वर्ष से पूर्व, यानी कि 1 वर्ष से पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर प्रशासन विभाग बिहार सरकार के विहित पत्र में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 वर्ष से अगर हम पहले का एनसीएल सर्टिफिकेट देते हैं तो प्रपत्र संख्या इतना दिनांक 15/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म 18B में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके बाद है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता से निर्गत होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो जो भी महिलाएं विवाहित हैं वो आरक्षण का दावा जो है अपने विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र जो है एनसीएल सर्टिफिकेट उसके पिता के यहाँ से ही होना चाहिए और पता भी निर्गत वहीं का होना चाहिए। चलिए, इसके बाद है अब जो है चयन के लिए परीक्षा संरचना। जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे। प्रथम चरण इसके लिए लिखित परीक्षा होगा। प्रथम चरण इसके लिए लिखित परीक्षा होंगे जिसमें लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक एवं अर्थशास्त्र होंगे। विज्ञान में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि। के बाद सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इसके बाद है लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। 2 घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट आधारित होगी। ये परीक्षा जो होगा OMR सीट पर होगा। OMR सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी। OMR सीट या उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में, जिसमें 2 होगा, एक अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में होगा, अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में,
परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो इस परीक्षा में कम से कम पास होने के लिए 30% लाना आवश्यक है। 30% से कम लाने वाले अभ्यर्थी पीटी परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना यानी कि 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता। यदि शारीरिक जांच परीक्षा के योग्य अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थी का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समूह कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। तो लिखित परीक्षा में पास कर लेने से ही उसका चयन नहीं हो जाएगा। लिखित परीक्षा केवल दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। तो लिखित परीक्षा जो है वो पीटी के लिए है। दूसरा चरण हो जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। लिखित परीक्षा के आधार पर मात्र उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद है अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता के लिए न्यूनतम निर्धारित मानदंड एवं मानदंड में कोई छूट अनुमोदन नहीं होगी। महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। जो महिलाएं गर्भवती है उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें से दौड़ जो होगा इसमें 50 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद अगर जो कुछ समय लगाएगा ज़्यादा 5 मिनट से, जिसमें से दौड़ 50 अंक दिए जाएंगे, जिसमें से सभी पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद है अगर 20 मिनट लग जाता है 5 मिनट से तो 40 अंक, 20 मिनट से 5 मिनट 20 मिनट से अधिक 40 मिनट तक 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। अब महिलाओं के लिए दौड़ है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है अधिकतम 5 मिनट में। 4 मिनट से कम में 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक। तो इस तरह से दिया गया है। अब है दूसरा गोला फेंक। गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। उसके बाद है सभी कोटि के महिलाओं 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। ऊंची कूद हाई जंप में अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट हाई जंप है। 4 फीट में 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच में 17 अंक दिया जाएगा। इस तरह से
न्यूनतम 3 फीट सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट होगा ऊंची कूद। 3 फीट न कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद है तृतीय चरण। तृतीय चरण जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है, दस्तावेज सत्यापन। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता, उम्र, आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन परिषद द्वारा किया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा अथवा आवश्यकता अनुसार इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। उस दिन अभ्यर्थी को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सभी मूल प्रमाण पत्र एवं उनके एक स्व प्रमाणित छाया प्रति प्रमाणित छाया प्रति के साथ लाना होगा। तो इस तरह से दिया गया था। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब है। उसका जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो कि मैट्रिक के अंक पत्र एवं सर्टिफिकेट में दिया हुआ होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट समकक्ष का अंक पत्र, उसका अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी के लिए सक्षम पदाधिकारी निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद बीसी ईबीसी आरक्षण के लिए बीसी ईबीसी आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, ये सब देना आवश्यक है। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा एनसीएल सर्टिफिकेट भी देना आवश्यक है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित को एफएफडब्ल्यू अभ्यर्थियों के लिए स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती होने का प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद है ट्रांसजेंडर के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर होने संबंधी पहचान पत्र देना अनिवार्य है। गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं होम गार्ड का वैध आईडी कार्ड एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। चलिए, इसके बाद है मेधा सूची। लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसका मतलब है कि लिखित परीक्षा जो है ये सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं मतलब शारीरिक दक्षता के अधीन जैसे दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दिशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने
समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। उसके बाद इसमें से अब फीस के बारे में दिया गया है। आवेदन शुल्क जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के लिए 180 रुपया, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग एवं कोटि की महिला अभ्यर्थी के लिए भी 180 रुपया, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए 180 रुपया और से सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए 675 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके बाद है कट ऑफ तिथि। इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट ऑफ तिथि निम्नानुसार रहेगी। उम्र सीमाओं के लिए न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025, ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि जो है 18 मार्च 2025 और अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 रखा गया है। उसके बाद है यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाती है तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। उसके बाद बस इतना ही इसमें दिया गया है और कुछ विशेष तो नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी अच्छा साबित हुआ होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है आप लोगों को इस नई वैकेंसी को पास करने में अच्छा रहेगा। अतः आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है उन्हें भी इस अवसर का लाभ मिले। और ज़रूर आप लोग इसकी तैयारी कीजिए और हम जो है इसके लिए वीडियो भी बनाएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा कि खराब। थैंक यू सो मच।